वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है फैसल कुरैशी ने। फैसल जो है वो टीवी होस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और फैसल के हम अक्सर देखते भी रहते हैं फेसबुक पे, ख़ास तौर पे वीडियोस वगैरह। तो आज हम फैसल को पूछते हैं कि क्या समझते हैं वो कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, और थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा खींच के उनको पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जाएं, जिसके लिए वो उतने ज्यादा तैयार नहीं है। तो देखते हैं फैसल क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल कि आपने ज्वाइन बहुत किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आजू, थैंक यू। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताइए, आप मेरे ख्याल कराची हैं? नहीं नहीं, मैं तो लाहौर शिफ्ट हुआ, बहुत सारे साल हो गए। ठीक ठीक। तो आजकल क्या हो रहा है? बस लॉकडाउन चल रहा है? टोटल लॉकडाउन है, मैं 3 महीने से बंद हूँ। 26 फरवरी से मैं घर के अंदर बंद हूँ। और लगता है कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रह गए, खुदा ना खास्ता, और बुज़दार साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह गए, तो लगता है कि 2-3 साल पाकिस्तान नहीं खुलेगा। क्योंकि जो इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है वो तो मरवाने वाली स्ट्रैटेजी है। लेकिन फैसल अगर खोल देंगे, जो कि मुझे तो उनका लॉकडाउन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग बाहर जा सकते हैं, कोई ऐसी खास पाबंदी नहीं है, तो तो वो सिर्फ लॉकडाउन नहीं है ना। बस बढ़ेगा। पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ ही नहीं कभी। शुरू हम्म। दिन से मजाक हो रहा है। एक तरीके का लॉकडाउन चाहिए था 40 दिन का। वो एक नालायक और ये जो होती है ना फ्रॉड फजूल की हुकूमत जो होती है, उसने यही करना था। आज तक लॉकडाउन हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। अभी सही। हमने जो दुनिया बाकी लॉकडाउन करके अब अपने आप को खोल रही है, हमने वो प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं किया। उसका रिजल्ट क्या आएगा? बकौल उस्ताद के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन की पटरी पर लेटे हुए, किसी ने ट्रेन हमारे ऊपर से गुजर जाए, वो अल्लाह की मर्जी है। कभी पटरी बदलते रहता है अल्लाह में, कभी इंजन खराब हो जाता है उसका, कभी लाल सिग्नल। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मर जाएं, हमें बचने का कोई शौक नहीं है। वो अल्लाह की मर्जी है कि पता नहीं कि कैसे बचाया पाए। हमने कोई काम नहीं किया बचने वाला। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन कर देते हैं तो जी जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनका क्या होगा? गरीब क्या वही होगा करेगा? जो पिछले एक हफ्ते से बाजारों में हो रहा है। और अगर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर रहे, तो क्या डेली वेजेस पे कोई काम हो रहा है? डेली वेजेस पे काम आपने मैंने करवाना है ना। कि आप अपने घर में किसी डेली वेजेस वाले को बुला रहे हैं? मेरे घर के एसी मैंने कुछ शिफ्ट करने थे नीचे ऊपर, तो मेरा अपना एक बंदा है इन हाउस जो बहुत सारे काम कर लेता है। मैं सुबह उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार तू एसी से ही कर लेता है? कहते सर थोड़ा बहुत काम कर। मैं कहा एक एसी शिफ्ट कर देगा? कहता नहीं सर वो तो मुझे नहीं आता, एसी वाले को बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा ठीक है, फिर देखेंगे जब ये मामला मुकेगा तो बुलाएंगे। आप जो डेली वेजर है, या डेली वेजर तो छोड़े हैं, वो तो बहुत ही दूर की। डेली वेजर क्या होता है? मजदूर, कारीगर, ये होता है ना। उसको तो छोड़ें आप यार। जो बेचारा साइड का काम करता था या जो उसकी दुकानदारी, वो भी नहीं चल रही। अलावा एसेंशियल सर्विस के इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा। ये 2 नंबरी बातें, फजूल बातें इन्होंने 3 महीने जाया कर दिए, आधे पौने मरे हुए लॉकडाउन में। इकॉनमी तो फिर भी ठप है, स्पेंडिंग कोई नहीं हो रही। ये अगर एक दफा तमीज से, होश से 40 दिन के लिए बंद कर देते, तो आज ये सब कुछ सही हो रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुल्कों की तरह हम भी खोल रहे होते और हमारी भी आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी रिकवर कर रही होती। कुछ नहीं किया, ये टंटे टुंटू करते रहे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है इतना कि ये कह सकेंगे जी हमें कुछ सॉलिड स्टैंड लेना है। और साथ में इनके जो बड़े वो हैं, असली लीडर इनके, हमारे लीडर के जो लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक हरकतें जो अमेरिका में कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसी हरकतें वो कर रहा है वैसी हरकतें ये कर रहा है। दोनों तरफ से टन गोपाल बुरा हाल है हमारा। ये तो अपनी हर प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते थे कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 500 से ज्यादा, सॉरी 5000, 50,000 से ज्यादा केसेस आ जाएंगे। कभी कुछ अजीब अजीब फिगर्स बताते हैं। इनके मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल 20 लोगों का जो है वो टेस्ट हुआ है और उसमें से 2 लाख जो है वो पॉजिटिव निकले। किस किस तरह की ये बातें हो रही थी, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, बल्कि हर जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो इसी तरह के फिगर्स बता रहे थे। अच्छा देखिए, उसमें तो वो हम ऐसे उसको बना लेते हैं फनी वीडियोस। गलती इंसान से बोलने में हो जाती है। वो तो इमरान खान ने भी कहा था कि 92 और 95 के बीच में 7 साल हैं। वो आप बोल रहे हैं, आप भी लाइव शो करती हैं, 10 दफ़ा का फजूल चीज़ मुँह से निकल जाती है, वो कोई बात नहीं, वो वैसी वक्त का ज़िया है। लेकिन असल बात, हकीकत ये है, सच भी ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ वाकई डेथ्स, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हो रही। मैं इसको अंडर सेल नहीं कर रहा हूँ। जिसके घर का बच्चा चला गया, जिसके वालिद चले गए, जिसके वालिदैन चले गए, उनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई ना। मैं उनके लिए नहीं कह रहा कि बात मामूली है। लेकिन अगर आप एक स्टेट की नज़र से देखें,
तो हक बात यही आरज़ू, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि हमारे यहाँ उस किस्म का नुकसान नहीं हो रहा जिस तरह बाकी ममालिक ने सहा, जहाँ पे दिन के 1-1 2-2 हज़ार लोग मर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, जहाँ तक आप कहेंगे कि इन्फेक्टेड केसेस वो देखना बेकार है, मैंने कोई 1.5-2 महीने से वो देखी नहीं, क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे। हम टेस्टिंग करेंगे एट रैंडम तो पता चलेगा आपको कितने इन्फेक्टेड हैं। हम वो सिर्फ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट में जो आया, एक शख्स को हो गया, उसके इर्द गिर्द के लोग हमने टेस्ट कर लिए, और अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हमारे यहाँ जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनको कोई, जैसे भी निदा यासर को यासर पाशा उनको हो गया, वो मेरी वाइफ बता रही थी कुछ पहले, तस्वीरें लगाई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह दे ओके, अल्लाह का शुक्र है दे ओके, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खैर से रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ वाकई ये बात इमरान खान की सही है कि जो एक्सपेक्टेड था वो सिर्फ उसको कहने का तरीका नहीं है, तो अजीब वो जाहिलाना तरीका उनका बात करने का, लेकिन बात वो सही कर रहे हैं। सिर्फ उनको अल्फाज, क्योंकि अब ज़ाती ज़िंदगी में फजूल गुफ्तगू करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो भी सामने आते हैं तब भी फजूल गुफ्तगू करते हैं। बात उसने सही कही है कि अल्लाह का एहसान है, क्योंकि हम भी सोचते थे खुदा ना खास्ता जैसे ईरान में डेथ्स हो रही थी या जिस तरह स्पेन में हो रही थी, जिस तरह न्यूयॉर्क में हुई हैं, अल्लाह की पनाह वो हो जाए तो हम तो रुल जाएंगे। तो अभी आपके पास जो 50,000, मैं आज सुबह ही इवेल्यूएट करता, 50,000 इन्फेक्टेड केस हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 18-19 से 20,000 कुछ ऐसे जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 30,000 एक्टिव केस है। अगर 30,000 आपके हस्पतालों में होता ना तो आपका हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स कर चुका होता। अल्लाह का शुक्र है ये लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर आप अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 250 हैं जो क्रिटिकल हैं, 250 पे भी आपको महसूस हो रहा है, आपका इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो हैं पाकिस्तान के फील कर रहे हैं आप। ये खुदा ना खास्ता 1,000 क्रिटिकल हो जाए तो आपको महसूस होगा। तो ये बात सही कह रही है गवर्नमेंट कि अल्लाह का करम है, जो एक्सपेक्टेड था अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हमारे यहाँ नहीं। उसकी वजह क्या है वो साइंसी है, मुझे नहीं पता है, चाहे हमारे BCG के इन्फेक्शन है, क्या है हमारे सारे ज़िंदगी के नालों के बन कबाब है, मुझे नहीं पता क्या है, या अल्लाह की मेहरबानी है, कोई किसी की दुआ शायद, क्योंकि मसाले होते हैं और भुना हुआ होता है इस तरह का, जो भी है, एक रीजन दिया जाता है। हाँ, जो भी है, जो कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे मौला का कोई एहसान हुआ है। हम पे, इंडिया पे, आप इंडिया देखें कुछ भी नहीं है, 2 बिलियन की आबादी पे तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह की पनाह। जिस किस्म के वहाँ लिविंग कंडीशंस हैं या वो कंजेशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन, अल्लाह का करम है वहाँ भी नहीं। बांग्लादेश अल्लाह का एहसान है। जापान ने तो आज इमरजेंसी खत्म कर दी, उन्होंने कभी लॉकडाउन किया ही नहीं था। ये फैक्ट है कि जापान ने लॉकडाउन, लेकिन जापान की कौम एक अजीम कौम है, वो जैसी कहा कि जी सोशल डिस्टेंसिंग, वो कौम खुद ब खुद सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। मास्क वो वैसे ही पहनते हैं, मुंह झुका के बात करते हैं तो उनका थूक भी सामने नहीं आता, नीचे जाता है। तो वो एक कौम, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उन पर भी को करम किया ना। देखिए, तो ये चंद ममालिक जो हैं इनके ऊपर कोई वजह है, अल्लाह का रहम है, हम वाकई बचे में अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह की हम हरकतें कर रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह। और अगर आप टेस्टिंग करेंगे ना आरज़ू, मैं आपको ये शर्तिया कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ गए से गए 1 से 2 मिलियन इन्फेक्टेड है इस वक्त। जिस किस्म की हम खुला वो बाजारों में जो रश था, आप एक बंदा वहां छोड़ दें इन्फेक्शन वाला, 1 लाख हो जाएंगे शाम को वहां पे। तो हमारे यहाँ आराम से 23 करोड़ की आबादी में 30-40 लाख इस वक्त इन्फेक्टेड है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, और अल्लाह करे ऐसे ही रहे। लेकिन आपको लगता है कि अभी जैसे सब लोग कह रहे हैं, स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं कि जी अगर आप जो है वो मॉल्स खोल सकते हैं और बाजार खोल सकते हैं तो फिर स्कूल क्यों नहीं? तो आपको लगता है स्कूल खुल जाने चाहिए? नहीं, कतई नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं, 95% मुझे यकीन है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में कर्फ्यू लगेगा। अच्छा। और ये क्योंकि अगेन हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल ही, वो 2-3 अल्फाज हैं वो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो नाराज हो जाएंगे PTI वाले, लेकिन बिल्कुल ही क्या लफ्ज, सेफ तरीका क्या, आप कब से घबरा रहे हैं? नहीं वो कोई अल्फाज जरा हैं, जरा मैं सोच रहा हूँ सही तरीका क्या है। ना नहीं वो भी नहीं कह सकते, उससे भी नाराज हो जाएंगे। मैं सेफ लफ्ज ढूंढ रहा हूँ। वो नहीं कराची की दीवार पर लगा था फलां बीमारी का इलाज, मैं कुछ कहूँगा नहीं, तो हमारी हुकूमत की वो वाली प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो ये नहीं कह सकते कि बेटा ऐसी की तैसी सब बंद हो जाए 40 दिन के लिए। तो उन्होंने पूरी ड्रामेबाजी की, ईद के लिए खोला कि अच्छा भाई खोल लो, इधर से मस्जिद का प्रेशर आता था उसको खोल देते थे, सिंध थोड़ी हिम्मत करता था जुमे को वो टाइट कर देते थे लॉकडाउन।
एक तगड़ा लीडर चाहिए कि तुम्हारी ऐसी की तैसी बंद 40 दिन के लिए। तो ये स्कूल अगर खुदा ना खास्ता आप खोल देंगे ना, और अल्लाह रहम करे खुदा ना खास्ता बच्चों को होना शुरू हो गया ना, और उनकी वजह से जो घर आएगा आप सोच भी नहीं सकते कि किस किस्म की तबाही मच सकती है। और ख़तरनाक फ़ायदे की बात है कि अल्लाह का शुक्र है बच्चे इससे कम इन्फेक्ट होते हैं, बच्चों को इससे कम नुकसान होता है। तो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक बहुत होते हैं। एक घर में कोविड आएगा, उसका बच्चा स्कूल जाएगा, 50 बच्चों से मिलेगा, 50 बच्चे दोपहर को जब घर जाएंगे 2 दिन लगेंगे इसको ऐसी गोली की तरह निकलने के लिए। तो नहीं, स्कूल हम नहीं खोल सकते, और ये सब बाजार से भी मेरा ख्याल है ये 4-5 दिन में सब बंद होने वाले हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए उसके लिए उन्होंने खोल दिया, क्योंकि हुकूमत ने जो पैसा कोरोना वायरस या कोविड के नाम पे जमा किया था उस पर तो कर्जा चुका रहे हैं। ये बदतमीज, बद के आगे एक और लफ्ज होता है मैं कहना नहीं चाहता फिर कुट्टी हो जाएंगे। ये बदतमीज हुकूमत लोगों का ज़कात खरात का पैसा भी सूद में दे रही है। शर्म कोई नहीं इनको, कोई कौड़ी की शर्म होती ना। आई एम सॉरी, मैं फजूल बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इमरान खान वही शख्स है ना जो शौकत खानम के पहले ज़कात का पैसे जुए में लगाता था कि बढ़ जाएंगे, और खो दिए थे वहां पर। वही है ना, इसमें कोई छुपी बात तो नहीं है ना। बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड, तो नोन फैक्ट, वही तो रिकॉर्ड का हिस्सा। मैं कोई इजाद थोड़ी कर रहा हूँ कि इन्होंने ज़कात खैरात का पैसा लिया और उसको जुए में झोंक दिया कि पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब ये ज़कात खैरात के पैसे से कर्जा उतार रहा है आदमी। यार मैं क्या बोलूँ, मतलब इससे आगे मैं आपको क्या बोलूँ, सर पीट लूँ, अब क्या करूँ इसमें। अगेन 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 ऑन द रिकॉर्ड है, मैं इजाद नहीं कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात है, ठीक है ना। मैंने इजाद थोड़ी की है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि भाईजान हम इससे कितने बिलियन का वो कर्जा दे रहे हैं। अबे ज़कात खैरात से कर्जे वापस करोगे तुम यार कौम के, कुछ तो ख्याल कर लो। तो पॉइंट मेरा कहने का ये, तो ये जो आपने सवाल था आपका स्कूल है, मैं भटक जाता हूँ, मुझे खींच दिया करो, मैं दो तरह निकल जाता हूँ। ये जो स्कूल है ना, ये अभी कतन नहीं खुल सकते। प्राइवेट स्कूल्स को शर्म आनी चाहिए इसी बात करते हुए, उनको पता है क्या वो जिम्मा। यार सुनो, मेरा प्राइवेट स्कूल हो ना, और मैं कहूँ खुदा के वास्ते मत आना, मेरी वजह से 4 बच्चे बीमार हो गए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा इंसान यार, इनको ख्याल होना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये बात भी चल रही है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बात ठीक है या गलत है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी खुद ये चाह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि थोड़े से पेशेंट ज्यादा हो जाएं, ताकि फिर इधर उधर से जो वो कहते हैं ना कटोरा लेके घूमते हैं, उसमें थोड़ा कुछ आ जाए। मैं, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई गवाही नहीं है कोई, तो मैं इसकी झूठी शहादत दे नहीं सकता। जो मैंने आंख से नहीं देखा मैं कहूँगा नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह की फटकार, फिर ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और कभी कभी बाआवाज़ भी होती है। अगर ऐसा कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की हुकूमत का हर वो शख्स जिसने मशवरा दिया, हर वो शख्स जिसने इसको अप्रूव किया, हर वो शख्स जिसने हरकत की, तो अल्लाह ताला, फिर मैं ये कह सकता हूँ कि खैर मैं वो नीस्त नाबूद वाली दुआ तो नहीं करूँगा, कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको इस मुल्क से तो ज़िंदगी भर के लिए दर बदर कर दे, इस मुल्क से निकाल दे इनको। बहुत ही जालिम, बहुत ही बहुत ही बहुत ही घटिया हरकत होगी अगर ये कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे पास ना कोई ऐसी गवाही है ना एविडेंस है, मैं नहीं कह सकता। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक होता है ना इधर उधर, आपको पता है लोग बातें वो करते ठीक हैं। है, वो बातें करते हैं, मैं बातों पर नहीं आते। जो चीज़ की किसी ने कही ना सुनी, ठीक है, आप कयास कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो रहा होगा, ये एक इंटेंशन, मुझे नहीं पता। अगर ये इंटेंशन है तो लख लानत, डूब मरे, शर्म से डूब मरे। लेकिन आपका ख्याल है कि ईद के बाद ये दोबारा से कंप्लीट लॉकडाउन और कर्फ्यू की कैफियत में जाएंगे तो लोग सुनेंगे? इस बार सही लॉकडाउन होगा। आपको लगता है होगा? इसलिए कि यहाँ पे तो इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद है, वहाँ के जो मौलाना अजीज, जिनको एक जमाने में अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन भी किया था वहाँ पे, तो वो कहते हैं जी, लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं और कहते हैं कि आइए और सब जुड़ जुड़ के खड़े हो, अगर किसी को कुछ हुआ तो जी मैं जिम्मेदार हूँ। ये मतलब ये साइंस और रिलीजन को आपस में टकराने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है ना, अगर वो कोई फैसला कर ले करना है तो किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। करने पे आ जाए अगर वो लाल मस्जिद में क्या हुआ था कि परवेज़ मुशर्रफ को इतनी डिफ़िकल्टी क्यों हुई थी, वो भी तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं बातें, कुछ ज़ाहिर हैं, कुछ पोशीदा हैं, उसको छोड़िए। लेकिन ये आप जानती हैं कि भाई यार सुनिए ना, मैं बताता हूँ, अगर, क्योंकि मैं किसी के ऊपर तनकीद करने से पहले ये हमेशा सोचता हूँ दिन में 100 दफ़ा कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। बड़ा आसान है सर, पाकिस्तान रेंजर्स को बुलाएं और उनको कहें सरकार, पाकिस्तान भर में राशन पहुँचाने का काम आपका, कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा। पाकिस्तान रेंजर्स हर जगह मौजूद है। ये जो टाइगर फोर्स का ड्रामा है, फ्रॉड, क्या ज़रूरत है?
पाकिस्तान रेंजर्स का विंग हर शहर, हर गली, हर कोने, हर दरिया, हर समंदर, हर पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स मौजूद हैं आपके। आप पाकिस्तान रेंजर्स के हर विंग को बोलें जी आपकी जो जो जुरिस्डिक्शन है, राशन आपको हुकूमत पाकिस्तान देगी। आप अपने अपने विंग्स में हर 2-2 किलोमीटर के ऊपर आप जो है एक वो कैंप लगा लें, जिसको चाहिए वो आए, शनाख्ती कार्ड दिखाए, रजिस्टर करे, राशन ले जाए, कोई इशू नहीं, कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान फौज को आप कहें कि सरकार पाकिस्तान में हमें 40 का लॉकडाउन चाहिए, सब मैं देखता हूँ कहाँ से आवाज़ आती है, कौन से मौलाना के अजीज बोलते हैं और कौन सी लाल मस्जिद बोलती है। बहुत सन्नाटा होगा सड़कों पे, आप देखेंगे सिर्फ 2 MP चाहिए। ये पुलिस से थोड़ी होता है, मिलिट्री पुलिस के 4 सर 2 पुलिस फौज तो बहुत बड़ी चीज है। आप रेंजर्स के 2 जवान खड़े करते हैं। मैंने रेंजर्स सिंध में बड़ा काम किया हुआ है, मुझे पता है वो रेंजर्स की वर्दी की एक आदमी होता है ना मोटरसाइकिल पे, उसकी ताकत कितनी होती है। पुलिस वाले को तो हल्का लेते हैं हम लोग, चना समझते हैं। आप ये लोहे का चना भेज के तो देखें, फिर देखें कैसा कर्फ्यू लगता है पाकिस्तान में। तो वैसे मुझे बताइए कि अगर हम थोड़ी बात एजुकेशन पे कर लें कि ये ऑनलाइन क्लासेस अगर कहते हैं कि बच्चों की करते हैं, अगर स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है सब, तो आपको लगता है कि ये काम करेगा? क्योंकि हर बच्चे के पास तो अपना लैपटॉप नहीं होता, हर बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है। जो छोटे शहर हैं या गांव है, इस तरह की जगहें हैं, तो आपको लगता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि बच्चों को जो है वो बेशक लॉकडाउन कर दें लेकिन वो उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो? नंबर 1, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी आलिम फाजिल की पढ़ाई हो रही है जिससे कि अल्लाह रहम करे कि अफलातून उन्होंने निकलना है। अगर 6 महीने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए तालीम नहीं दी जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ये जो हम ऐसे प्रेशर में ना कि वो ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ये 6 महीने में उनका सुकरात बना के निकलना है, कड़ी जंग लग रही है। सब्र कर लो ना, सांस ले लो थोड़ा सा यार, ज़िंदगी थी तो इंशाल्लाह और कर लेंगे। तो एक तो ये प्रेशर नहीं है। और दूसरा ये कि जो चलें जिनके पास इंटरनेट नहीं है, अगेन मैं होता तो क्या करता भाई, क्योंकि PTCL जो है वो अभी भी गवर्नमेंट का कुछ उसमें इनपुट है। मैं कहता कि सरकार आप सारे शहरों में वाईफाई के रिपीटर्स लगा दीजिए और दे दीजिए फ्री इंटरनेट 2 महीने के लिए। कड़ी जंग लग जाएगी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं। आप तमाम मोबाइल कंपनीज को बोलें कि जी 3 महीने के लिए आपके ऊपर से हमने टैक्सेस खत्म कर दिए, 3 महीने, ठीक है, आप पूरे पाकिस्तान को डेटा जो है वो हाफ प्राइस में दे दें और जो रूरल एरिया गरीब आदमी है उसको फ्री में देते हैं। कौन सी आफत आ रही है? इज इट इम्पॉसिबल? इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अगर करने पे आ जाए आप ही, वो शुरू में हुआ था, मैं खास कोई चैनल भी लॉन्च किया था जिसके ऊपर वो एजुकेशन दे रहे थे। ऐसे वो रोज एक ऐप लॉन्च करते हैं, हुकूमत ऐप लगती है, रोज एक पोर्टल, कभी वजीर आजम पोर्टल लॉन्च करते हैं, कभी वो सदर साहब पोर्टल लॉन्च करते हैं, पता नहीं पोर्टलों में से कौन से सोने का अंडे निकल रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रही है। तो अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ के बच्चे, मैं तो चाहूँगा कि साल भर ये बच्चे स्कूल ना जाएं, कोई आफत नहीं आ रही, कोई जंग नहीं लग रही, आराम से। कौन से साल ज़ाया हो रहे हैं? अबे तू 16 साल की उम्र में मैट्रिक नहीं करेगा, 17 में कर लेगा, कड़ी जंग लग जाएगी, तूने उसके बाद क्या कोविड का इलाज ढूंढना है? सही है ना। वो कभी कभी मैं बैठ के काम करता हूँ, मेरी बुई पूछती क्या कर रहे हो, टीवी देखो, मैं यार मैं काम कर रहा हूँ। कहती हाँ, सारा वैक्सीन का बोझ तेरे ऊपर, तो तूने ढूंढना आज रात वैक्सीन, बड़ा काम कर रहा है। तो यार अगर 16 का बजाय 17 में मैट्रिक करेगा तो कौन सी जंग लग जाएगी? ऐसा ना हो ना फैसल के वो भी मेरा जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला दें जैसे प्राइम मिनिस्टर ने मिलाया था। यार हमारे PM साहब जो है ना, ये वाला स्लिप ऑफ टंग नहीं था। पिछले वाले को तो मैंने कह दिया 92-95 के बीच में 7 साल, चलो ठीक है, कभी चाय ज्यादा पी भी होती है, इंसान ने गलती हो जाती है। लेकिन जर्मनी जापान, यार इसका मुझे एक जवाब बता दें, फंस जाते हैं हम इस सवाल पे अक्सर। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत अफलातून की औलाद है। बराक ओबामा जैसा बंदा, प्यूटन, ये सब लिख के पढ़ते हैं, कोई इसमें शर्म की बात नहीं यार। आप पब्लिक में जा रहे हैं, आप एक मुल्क के लीडर हैं, आपके मुंह से एक एक निकला हुआ लफ्ज जो है ना वो पकड़ा जाता है। आपके लफ्जों के बीच की पॉज माने खेज होती है, आपकी आंख की जुम्बिश माने खेज होती है। आपने हाथ यूं किया था कि यूं किया था, वो माने खेज। यार रिहर्सल करो, पढ़ो, लिखो, लिख के जाके। वो नवाज शरीफ की पर्चियों की मजाक उड़ाते थे, उसने तो कभी ऐसी भौंकियां नहीं मारी। यही तो बात है, इसीलिए तो वो खुद लिख के नहीं ले जाते। तो ये तो दुनिया के कुछ दीवाने लीडर हैं जो ये करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, वो भी ऐसे ही है,
ऑल फॉल वो क्या कहते हैं वो एक्सरे यूवी लाइटें अंदर डाल दो और वो जो है डिसइंफेक्टेंट इंजेक्ट कर दो। पागल है यार क्या? कैसी कैसी अजीब बातें करता है वो आदमी। तो ये इमरान खान भी वैसी करता है यार। आप भाई आप बाहर जा रहे हो, लिख सोच के जाओ, लिख के जाओ कि मैंने ये बात, लिख के बोलो। कौन सी शर्म की बात है? आपकी कहे हर एक लफ्ज की वैल्यू है, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है कि आप बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। कौन सी क्या है? अगर आप अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आप कहते हैं मैं जिम्मेदार शख्स हूं, फिर प्लान करके सोच के हर एक लफ्ज आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। लेकिन ये बात तो फैसल क्लास 5 या क्लास 7 के बच्चे को भी पता है कि ये दोनों बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते, इसके लिए लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, उसकी वजह बताता हूँ ना। इंसान को जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, जिसने पूरी दुनिया देखी हो, जब आप कहीं पब्लिक में बैठे हो और आपको पता हो कि आप वो जगह डिजर्व नहीं करते, तो आप अंदर से ऊपर से आप लाख तड़ी लगाएं, लाख ऐसे करके यूं करके चीजें, अंदर से आपको पता आप खोखलें, आपको पता आप उस जगह को डिजर्व नहीं करते, तो आपकी नर्वसनेस है ना, ये आपकी नर्वसनेस बाहर निकलती है। आप या तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो ये दोनों हैं, अंदर से खोखले हैं, बाहर से तुर्रम खान है। जानते हैं कि हम अंदर से कुछ भी नहीं है और हम गलत जगह बैठे हुए हैं, अगर उसमें जाके फिर ये निकलती चीजें स्लिप होती हैं और बोलते हुए आप सोच भी नहीं रहे क्या बोल रहे हैं। कभी आपने अपने आप को इंसान समझा हो तो आप ये माने कि यार मैं गलती कर सकता हूं, मैं एहतियात कर लूं, आहिस्ता बोलूं, सोच के बोलूं, समझ के बोलूं क्या बोल रहा हूं, किसी की सुन लूं, जिसके एडवाइजरों के नाम पढ़े तो आपको हंसी आ जाए। मतलब इनके जो एडवाइजर हैं, खुद सोचिए, आप उनको किसी शरीफ काम पे लगाएंगी? अगर आपकी कंपनी हो और आप कहें जी ये इनके हमारे वज़ीर आज़म के एडवाइजर हैं, इनको आप वो लगा दें, अपनी कंपनी के चार्ट आप लगाएंगे? तो वो इनके एडवाइजर हैं। और इतने ज्यादा एडवाइजर्स हैं, फिर भी इनकी समझ में कुछ नहीं आता। पूरी पलटन पाली हुई है भैया। हाँ, क्योंकि जिसने नोट लगाया था उसको वापस तो करना था ना। और उसके बाद सोशल मीडिया पे अलग अपने टाइगर छोड़े हुए, आप कुछ कह के देखें, वो आके आपको वो सुनाना शुरू करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ वो ठीक है, ट्वीट्स पे चल रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो ट्वीट्स पे चल रही है। हाँ वो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी सारी रात बैठ के ट्वीट करता रहता था, ये भी करते रहते हैं। खैर तो खैर ये इन्होंने कौन सी ट्वीट करनी है, कर ली इन्होंने ट्वीट, इतने पढ़ के होते तो क्या बात थी। लेकिन बात है कि हाँ, सोशल मीडिया पे फालतू लोगों की टीम छोड़ी हुई है। वो अब आप भी पहचानती हैं, वो अकाउंट पता चल जाता है कौन सा है। हाँ बिल्कुल। तो आप इग्नोर करें, छोड़ें ना, आप दिल पे क्यों लेती हैं? दफा करें साला। मैं दिल पे नहीं लेती, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। दूसरा, मिनिस्टर्स भी बड़े मजे के स्टेटमेंट्स देते हैं। जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं हमने जी आधा पाव के एटम बम बनाए हैं, जो हम यार ये तो चलो, शेख रशीद तो मासूम किस्म के आदमी है, लेकिन ये मैंने कई पढ़े लिखों को ऐसी ऐसी बातें करते सुना कि दिल करता रो ले इंसान। मैं एक महफिल में था, मैंने कभी बात पब्लिकली ऐसे ऑन कैमरा नहीं कही है। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था बोलने के लिए, तो मेरे से बाद जो साहब, और मैंने ये कहा, मैं कि यार ये फजूल बातें मत पढ़ो, काम की बातें करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान। मेरे बाद जो साहब बड़े नाराज़ हुए मुझसे, और उन्होंने मुझे ये कहा कि फैसल कुरैशी साहब फजूल बातें करते हैं, मुल्क को डिमोटिवेट कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास, यार नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे नहीं कह सकता, फिर ये इंडिया वाले देखते हैं, वो उठाएंगे, उसको तमाशा बनाएंगे, नहीं, छोड़े, दफ़ा करें। लेकिन वो ऐसी पाव भर का एटम बम जो है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग करते हैं। तो अपनी बेवकूफ़ियों को जो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए, मिट्टी पाओ, दफा दो, आगे चलो। लेकिन दुनिया को पता होता है फैसल, ऐसी नहीं, ये वो बात है ना, सबको नहीं पता, मगर मैं नहीं बताऊंगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे चाहूंगी कि आप उस पर कमेंट करें। और बिल्कुल ये एक काफी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, और सब लोग देख रहे हैं, और बेशक इंडिया से भी रिलेटेड हो ना हो, लेकिन ये सिंध में जो मियां मिट्ठू वाले केसेस चल रहे हैं, और जो वहां से सिंध से जो हिंदू बच्चियां हैं, 15 साल की होती है, कोई 14 साल की होती है, उसको उठा के ले जाते हैं और जबरदस्ती में जो है वो रिलीजन चेंज करवा के और किसी से भी शादी करवा देते हैं। इस चीज के ऊपर बाकायदा सबूत के साथ ये चीजें मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, या मियां मिट्टू को अरेस्ट करें, कुछ करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर 10 केसेस हो सकता है उसमें से आधे केसेस फेक हो, लेकिन आधे तो रियल है ना, तो क्यों नहीं करते? वाली बात, मैंने आंख से नहीं देखा, मैं शहादत गवाही नहीं दे सकता। अगर ऐसा आप गूगल कर सकते हैं, रिपोर्ट्स मेरी होगा, ठीक है,
मेरी डायरेक्ट नॉलेज में नहीं ना। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा किसी ने किया है, तो मैं समझता हूँ वो मेरी बड़ी नाक़िस सी राय में, मेरी अदना सी सोच में, समझ में, वो सख्त गुनाह कर रहा है। और जो हुक्मरान ऐसा जा रहा है, करने दे रहा है, वो बस इंतज़ार करे अल्लाह की लाठी का, क्योंकि अज़ाब इलाही तो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है बिल्कुल। और हर वो हुक्मरान जिसकी दौरे हुकूमत में, ये तो बड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें किया करते थे, अच्छी तरह जानते हैं कि जिसकी दौरे हुकूमत में कुत्ता भी तकलीफ़ में सोता है तो हिसाब तो अल्लाह के आगे है ना भैया। तो ये तो फिर इंतज़ार करें। इनसे पहले कई जो हैं वो आके जा चुके हैं, कुछ इज़्ज़त से गए थे, कुछ बेइज़्ज़ती से गए थे, ज़िल्लत से सभी गए। आज तक पाकिस्तान से इज़्ज़त से तो कोई भी नहीं गया। कुछ पाकिस्तान से भाग जाते हैं। शौकत अजीज़ साहब कभी पलट के ही नहीं आए। मोइन कुरैशी साहब कौन थे, पता ही नहीं कहाँ से आए, कहाँ निकल लिए। उस दिन के बाद शौकत अजीज़ पाकिस्तान नहीं आए, ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ भी भागे में। लाख बात करें साहब, कोर्ट फला छोड़े, बेकार की बातें। बात यह है वो भी ऐसा करके गए कि पाकिस्तान इज्जत से नहीं आ सकते, ठीक है। तो ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, अय्यूब खान के साथ क्या हुआ, हर की तारीख में किसी को देख लें और उसमें मुझे कोई, मैं उनके किसी कॉल और फेल की गवाही नहीं दे सकता। मेरे सामने उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन मुल्क का हाल देखिए, कौम का हाल देखिए। मैं पहले भी कहता हूँ, हर शख्स जो साहिब इक़्तिदार रहा पाकिस्तान में, वो इस कौम के इस हाल का जिम्मेदार है। किसी को अगर 3 साल के लिए भी हुकूमत मिली ना, 2 साल के लिए भी, वो इस कौम के इस हाल का जिम्मेदार है। इमरान खान को 2-2.5 साल हुए ना अभी। इमरान खान पहले 1 हफ्ते में जो उसने फजूलियात की थी ना, वो उन सब का जिम्मा है। ठीक है, लाख मजाक कर लें आप, यू टर्न कर लें, ये कर लें, वो कर लें, डिफेंड कर लें, लेकिन सच बात यह है, इस शख्स ने झूठ बोले, झूठे वादे किए, मुनाफिकत की, अपने कौल से पलटा। ये जानता था कि ये झूठे वादे कर रहा है और ये झूठे वादे करता रहा। अल्लाह के सामने तो यही हिसाब किताब होगा ना। अल्लाह ताला के सामने ये हिसाब नहीं होगा कि तुमने सियासत में आने के लिए क्या किया, तुमने हुकूमत में आने के लिए क्या किया, तुमने यू टर्न लिया। बड़े लीडर वही होते हैं यू टर्न लेते हैं। ये सब इंसानों को बेवकूफ़ बनाने की बातें। अल्लाह ताला के हिसाब किताब में अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो चीज़ कुरान से, हदीस से समझ में आती है वो यही है कि ये झूठ है। आपने दानिस्ता झूठ देखिए। क्लिक बेट, एक बात सुबह से मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में बड़ी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करता हूँ। तो मैंने कहा यार, ये क्लिक बेट जो आप एक वीडियो के ऊपर एक लगाते हैं कि उससे क्लिक आ जाए, आप वीडियो में जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, आप इंसान की नज़र में शायद 1000 व्यूज़ ज़्यादा ले लें, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में तो तुमने झूठ बोला। उस झूठ की वजह से अगर सपोजिंग आपके 1 लाख व्यूज़ आए, 1 लाख व्यूअर ने गलत क्लिक किया आपकी वजह से, और उसकी उस 1 लाख की जिंदगी के 30 सेकंड, मोटा साहब 1 मिनट, 1 मिनट जाया हुआ आपकी उस क्लिक बेट की लाइन से। 1 लाख मिनट, उसका हिसाब अल्लाह ताला आपसे आखिरत में उनके फेवर में करवाएगा। आपने जो झूठ बोला जिसकी वजह से किसी का वक्त जाया हुआ, हो सकता है उस वक्त ना जाया होने से वो कोई काम का काम करता, उसकी जो इनडायरेक्ट रिपरकशन है अल्लाह ताला के सामने मैं समझता हूं कि आखिरत में उसका हिसाब किताब होगा। वो शख्स 1 मिनट का तुमसे हिसाब मांगेगा। और उस्ताद कहते हैं कि वहां पे देने को ना तुम्हारे पास वक्त होगा ना पैसे होंगे, सिर्फ तुम्हारे पास नेकियां होंगी। तो वो उस 1 मिनट के बदले में तुमसे तुम्हारी नेकियां ले लेगा, और जब तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उसके गुनाह तुम्हें मिल जाएंगे। बड़ा महंगा सौदा भैया, बहुत महंगा सौदा है। लेकिन मेरे को ये सौदा नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें इमरान खान सब करके आए हैं पीछे से, ये सब झूठ है। क्या समझते हैं, झूठ का हिसाब नहीं होगा? इंसान को जो बेवकूफ बनाना ले। जी, इसके मिनिस्टर फैसल कह रहे थे कि 1 करोड़ नौकरियां, पता नहीं कितनी 20 करोड़ के बाद में पता नहीं कितने अरबों नौकरियां बता रहे थे, और उसके बाद कह रहे थे कि जी 50 लाख घर होंगे और ये होगा वो होगा। उसमें से तो कुछ नहीं, और उल्टा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जॉब से निकाला ज्यादा जा रहा है आजकल। जी, मैंने आपसे अर्ज की थी कि इन्हें तो पिछले मतलब हुकूमत में आने के 1 हफ्ते के बाद जो इन्होंने हरकतें की हैं, वही मुझे पता नहीं रात को नींद कैसे आती है इनको। लेकिन पहले तो बड़ी इनकी तस्वीरें आती थी। जी, आई एम सॉरी, फरमाइए।
आप कह रहे थे ना कि आप कुछ डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करें, तो डेवलपमेंट की कौन सी है इन्होंने जो बात की जाए? इन्होंने कोई जगह है जो आपको लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ हो कुछ? अगर जब इनके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? 5 साल अच्छा, कंप्लीट। अगर इन्होंने डेवलपमेंट ना की होती ना तो मैं इनको 100 गुनहगार कहता। इन्होंने जो डेवलपमेंट थी वो बर्बाद कर दी, उसके 1 करोड़ गुनहगार हैं। इन्होंने चलती चीजें बंद कर दी। और मेरा ये पूरा यकीन है, मेरे पास गवाही नहीं है, शहादत नहीं है, मैं आपको गवाही नहीं दे रहा, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा दिल कहता है, और जो शवाहिद मेरे सामने उससे साफ जाहिर है कि इनको भेजा ही इसलिए गया है कि वो पाकिस्तान की जो कोई प्रोग्रेस थी, और मैं नवाज शरीफ साहब को नहीं कह रहा पारसाए हूँ, वो भी फुल मेरे यकीन, मेरे हिसाब से कोई अच्छे आदमी नहीं है, बड़ा बुरा किया, बल्कि बहुत ही बुरे आदमी है। मेरे तो जाती उनसे झगड़ा है, बहुत ही बुरे आदमी है। मैं पीपल्स पार्टी को भी नहीं कह रहा हूँ, बड़ा कराची को देखिए, सिंध को देखिए, आंखों से आंसू निकल आएंगे आपके, ये सब बुरे। लेकिन एक प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, बात आगे बढ़ रही थी। इनको भेजा ही सिर्फ इसलिए गया है कि ये चलती चीज को बर्बाद कर दें। और इनको, और ये भी अब ऑन रिकॉर्ड चीजें आ चुकी हैं, 22 साल पुराने, 20 साल पुराने आपको एविडेंसेस मिलते हैं कि ये कहाँ से इनको क्रिएट किया जा रहा था, कहाँ से इनको डेवलप किया जा रहा था। अभी तो बातें सामने आ चुकी है ना कि जी वो अंग्रेज कह रहा था कि हमारा बच्चा है, इसको बनाना है। उन्होंने डेवलप किया इसको 15-20 साल के अंदर और तैयार रखा। ये स्लीपर सेल थे। जब इनको समझ में आया कि पाकिस्तान में एक बड़ा कारनामा करना है, उधर रिपब्लिकन आए, डोनाल्ड ट्रंप आए, और वो कारनामा यहाँ पे शुरू हो गया। आते साथ कश्मीर कॉज का तकरीबन काम हो गया है, जो हिंदुस्तान ने किया ना खामोश है, वो काम हो गया। अच्छा, वो इनके बस में नहीं था, वो वहां से ऑर्डर था कि ये होना है, क्योंकि वो ट्रंप ने भी कसम खाई थी कि दुनिया के सारे पंगे मैं सेट करके जो हूँ अपने आप को बादशाह बनाऊंगा। वो आहिस्ता 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 अपने खेल खेल रहा है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट है और इसीलिए इनकी नौकरी है। आप, मैं पता नहीं अजीब, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे पॉलिटिक्स मत कराया करो, मैं गलत डायरेक्शन में चला जाता हूँ। लेकिन ठीक है, सुने, आज से 2 हफ्ते पहले आप लोग खबरें जरा गौर से सुना करें, गौर से नहीं सुनते हैं आप लोग। उस्ताद कहता है कि बोलने से ज्यादा सुना करो, और सुनने के लिए शर्त यह कि आपने टाइमलाइन बनानी है कि कितने बजे क्या चीज हुई थी। ठीक है, चीनी केस जहांगीर तरीन 1 हफ्ते में छोड़ेंगे नहीं। उधर जहांगीर तरीन ने मैसेज भिजवाया कि सरकार ठीक है, मैं आपकी हुकूमत गिरा दूंगा। उसके बाद से चीनी केस ठुस हो गया, क्योंकि सेटिंग हो गई, आपस में इनकी सेटिंग हो गई। ओके, अब मैं खतरनाक बात करने वाला हूं, अल्लाह मुझे महफूज रखे, पिटूं तो बचा लेना। खान साहब तकरीबन फारिग हो चुके थे, आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पुरानी बात है। हाँ, बिल्कुल। ये फारिग हो चुके थे। फिर जी, फिर खान साहब ने किसी को फोन किया, उसकी खबर आई थी कि खान साहब ने टेलीफोन किया और उन्होंने डिस्कशन की कि पाकिस्तान में और दुनिया में कोविड-19 से कैसे बचना है, और उसके बाद खान साहब बच गए। ये सब लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, किसी ने उन 2 खबरों को आगे पीछे नहीं देखा। अब आप जाइए, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे पिटने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप वो तारीख की खबरें निकालिए, अखबार निकालिए, जिस तारीख को खान साहब ने, समझदार लोगों के लिए मैं इशारा छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मरना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, जिस तारीख को खान साहब ने वो फोन किया वो निकालिए, और उसके अगले 2 दिन खान साहब के साथ क्या क्या हुआ वो खबरें निकालें आप, और आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, अभी जैसे कश्मीर की आपने बात की कि कश्मीर कॉज जो है वो एक तरह से साइड पर हो गया और जो भी इंडिया ने किया, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि ये इन्होंने कोई मैप में जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे मैप में गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया, और इसके ऊपर नहीं, ये कहाँ हुआ है? इनसे गलती हो गई होगी, जाहिर है ह्यूमन एरर हो सकता है। इन्होंने नहीं किया, इनसे नहीं हुई। वो देखे ना भाई, यार ये जो बच्चा वो वेबसाइट बना रहा होगा ना, वो बच्चा हमारी सिस्टम से निकला होगा। उसको अगर मैं कहूँ ना बेटा कागज ले, पाकिस्तान का नक्शा ड्रॉ करके दिखा, वो नहीं कर सकता, उसमें उसको कसूर नहीं है, उसका मेयार तालीम से ताल्लुक है। उसने गूगल किया नक्शा, और पहली जो तस्वीर से सबसे अच्छी तस्वीर देखी कौन सी वाली है, उसने वो उठाई और लगा दी। उसके बेचारे के अच्छे को भी नहीं पता होगा कि इसने गलती किया है। सही।
इतनी सी बात है, उसको सीरियसली मत ले। वो उठा लिया और इंडियन मीडिया ने, और खूब इंडिया ने उछाला कि जी ना चलो ये मान गए हैं। लेकिन अब बात ये कि अब वो तो कश्मीर तो गया, इनके हाथ से जो गया, लेकिन अब ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात इंडिया बार बार कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम ये भी ले लेंगे, और इस पे ये उल्टे उनका सीधे वो इनका स्टेटमेंट। बाप भी नहीं ले सकता। सही। इंडिया तो क्या, इंडिया का बाप भी नहीं ले सकता। आपको यकीन है? ओहो, गारंटी। नहीं ले तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस पे और मजीद टेंशन तो बढ़ सकती है ना, ले तो खरीद नहीं सकता। कुछ नहीं, और टेंशन कितने चलेगा, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन खत्म कर दी अमेरिका ने, अब हमारे बीच टेंशन नहीं होगी, लेकिन कभी नहीं भी नहीं होगी। नहीं, मगर ये जो टेंशन है इसकी वजह ये तो नहीं है कि अमेरिका ने अपने हथियार बेचने हैं हमको भी और इंडिया को भी, तो वो जाहिर हो चाहेगा नहीं कभी का अमन से ने। अमेरिका को ये इलाका स्टेबल चाहिए। अमेरिका का जो पुराना शौक था ना पाकिस्तान के टुकड़े करने का, खत्म हो गया शौक। यार मैं नहीं करूंगा ना, मैंने मुझे पिटवाओगी तुम यार। क्यों पिटेगा? आप इतना क्यों डर रहे हैं? कुछ क्योंकि नहीं मुझे है। जवान मौत हराम लगती है, और नहीं खुदकुशी का मुझे कोई शौक नहीं है, और ये मारते बहुत हैं, नहीं ये कहता। मारते बहुत हैं, बहुत मारते हैं भाई। और अल्लाह का शुक्र है मैं सारी जवानी गुजार ली बगैर पिटे हुए, मुझे पिटने का कोई शौक नहीं है साहब। बात सुनो मेरी दोस्त। दुनिया के, चलो आपसे सवाल करता हूं, दुनिया के 2 अहम तरीन ममालिक कौन से हैं? किस लिहाज से? और बस दुनिया के अहम तरीन 2 ममालिक। आज तो अमेरिका और चाइना ही सबसे इम्पोर्टेंट अरे भाई वो अहम तरीन नहीं है, वो बड़े तरीन है। है। अहम तरीन, जहांगीर तरीन नहीं, अहम तरीन। जो अच्छा चले, आपने अमेरिका चाइना का ना, वो मुल्क जिसके बगैर अमेरिका चाइना का गुजारा नहीं है। अब आप पाकिस्तान मत कह दिएगा कि जी हाँ पाकिस्तान है, जी हाँ पाकिस्तान है। का गुजारा नहीं है सी पैक की वजह से। सी पैक समझती है चीज क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों सी पैक के पीछे ही तो लगे हुए ना सब लोग आजकल। नहीं, क्या है सी पैक, समझती है सी पैक चीज क्या है? ऑब्वियसली ये जो वहां पे पोर्ट बना रहे हैं एक तरह का, कराची की तरह का, जैसे क्यों कराची है सी पोर्ट। क्यों क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि वहां पे बावले हैं क्या? डेवलप करने के लिए एक मतलब एक बिजनेस है ना, ये तो बिजनेस है, बिजनेस का सिटी बनाने के लिए। तो तसल्ली क्यों, उनको पाकिस्तानी क्यों दिखाया है यार, कोई और मुल्क क्यों नहीं दिखा? इसलिए कि हम अपनी जमीन उनको दे के गुलाम बनने के लिए हमारे अंदर ही काबिलियत नहीं है ना। नहीं, गुलामी किस बात की भाई, धंधा है यार। ट्रेड रूट हमेशा से दुनिया का हर बड़ा मुल्क तारीख में सन 3000 साल कबल मसीह से आज तक ट्रेड रूट के ऊपर दुनिया चली है साहब। सही। इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। जमीन किस बात की बेच रहे हैं, ट्रेड रूट है, दो भाई ट्रेड रूट, क्या मसला। देखिए मेरी दोस्त, 2 अहम तरीन ममालिक हैं मेरी समझ में, किसी को मुझसे इत्तेफाक नहीं हो तो मुझे क्या, मेरा अपना ओपिनियन है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 मलेशिया। ठीक हो गया? ठीक है। चाइना दाएं हाथ पे, यूरोप, मेडिटेरेनियन, अरब वर्ल्ड, मिडल ईस्ट बाएं हाथ। इन दोनों के बीच में 2 रास्ते अहम हैं। जो समुद्री रास्ता है उसमें आप एक पतली सी गली है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका, और वो मलेशिया के आगे, मलेशिया के बिल्कुल सामने है। यूं टी 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 करते हुए आप सिंगापुर के आगे से गुजरते हैं, और मलेशिया की ये नाली सी है स्ट्रेट ऑफ मलाका। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो जाए ना तो ये पूरा ट्रेड रूट एक रात में बंद हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ वो नहीं है, धुआं आता, स्मॉग आती है, ठीक है, ये दिल्ली से आग लगती है, लाहौर में स्मॉग आती है, तो इसी किस्म की एक आग मलेशिया में भी आती है। और ये इंडोनेशिया में सुमात्रा का एक इलाका है, सुमात्रा में ये फील्ड जलाते हैं, उससे ये धुआं उठता है, और स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये अंधी हो जाती है। और यहाँ एक चाइनीज जहाज जो है वो डैमेज भी हो चुका है। तो चाइना ने अब कहा है कि जो सारा आग लगाएगा मैं उसको आग लगा दूंगा। वो पैसे दे रहा है कि आग लगानी बंद करो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका मेरी बंद ना हो। वो तो हो गया कि सी रूट, ठीक है। अब मलेशिया का इस रूट का नेमुल बदल क्या है? चाइना के पास सिर्फ एक नेमुल बदल है, पाकिस्तान के थ्रू गल्फ ऑफ ओमान में आना, ठीक है। तो पाकिस्तान इंतहाई इंतहाई अहम मुल्क है। स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद, पाकिस्तान बंद, चाइना बर्बाद। स्ट्रेट ऑफ मलाका का खुला रहना लाजिम है,
और पाकिस्तान का रूट करना चाइना के लिए लाजिम है। अमेरिका के लिए लाजिम है कि ये रूट वो कंट्रोल करे ताकि चाइना को चोक कर सके। तो इसलिए अमेरिका ताइवान में बैठा हुआ है, साउथ चाइना सी में फड्डा होता रहता है। अमेरिका सिंगापुर को काबू किए हुए, अमेरिका ने थाईलैंड को सेट किया हुआ है, और अमेरिका और चाइना की टसल है पाकिस्तान की। अमेरिका कहता है चाइना को मैं चोक करूं, चाइना कहता है मेरा रास्ता खुला रहेगा। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, सवाल वहां से शुरू हुआ था कि किसका बाप भी हमसे नहीं ले सकता। गिलगित बल्तिस्तान अगर पाकिस्तान से चला गया तो चाइना का जो रूट है वो बंद हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? सही सही सही। चाइना चौथी क्या 8वीं जंग अजीम कर देगा, पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान किसी का बाप नहीं ले सकता। सही। खुंजराब पास, खुंजराब, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा ये चिलास और बेशाम और यहां से होते हुए ये जो आपकी एंट्री है ना, इसके ऊपर जंग अजीम का बाप हो जाएगा। ये पाकिस्तान से नहीं जा सकता। तो अगर वैसे मुझे बताएं कि जब अगर ये अपना टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हो सकता है कर ही जाए गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्या है? अच्छी बोल, खुदा का वास्ते अच्छी बोला कर। कोई कोई कबूलियत का वक्त होता है, सोच के बोला कर। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है 1970 से अब तक किसी ने टर्म पूरी नहीं की। इंशाल्लाह ये भी नहीं करेंगे भाई, रहम कर। अच्छा, तो चॉइस क्या है हमारे पास? नेक्स्ट चॉइस क्या है? नेक्स्ट चॉइस वो जो कावस जी कहते थे कि यहाँ पे आपको पता होगा आदेश कावस जी का, तो वो कहा करते थे कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में चोर जाता है डाकू आता है, तो वही तो नहीं होने लगा है? नहीं, इस बार डाकू नहीं आया, इस बार डाकू नहीं आया। आदमी ये कदरे उनके मुकाबले में चोर नहीं है। लेकिन वो क्या बुजुर्ग क्या कहते हैं कि वो नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। ये निखट्टू है, ये निखट्टू ज्यादा मरवा रहा सबसे, क्योंकि ये इक्तदार का इतना भूखा शख्स है और इसको पता था कि इक्तदार इसका है नहीं, तो इसने अपना जमीर तो बेचा ही बेचा, मुल्क भी बेच दिया उस इक्तदार की खातिर। इनके बाद चॉइस क्या है? देखो बीबी, बात यह है कि बड़े बड़े वो लोग जिनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती थी कब्रिस्तान में हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ है, कोई फातिहा पढ़ने भी शायद ना जाता हो। हम भी, हमारे बगैर भी दुनिया चलेगी, और हमारे पहले भी दुनिया थी, हमारे बाद भी दुनिया आएगी। बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जिन्नात किस्म के इंसान आए और चले गए, कुछ बर्बाद करके चले गए, कुछ तबाह करके चले गए। दुनिया उसके बाद भी चलती रहे और इंसान चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या मजाल इनकी, क्या मजाल थी इनसे पहलों की, क्या मजाल थी बड़े बड़े बादशाहों की। दूसरी चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है? पीपल्स पार्टी तो 10,000 लोग, आप ये कह रहे नहीं पार्टी क्यों, शख्स देखे ना यार, और एवोल्यूशन खुद ही ढूंढ लेता है अपना रास्ता। आपको इसी फिक्र की जरूरत नहीं कौन आएगा, कोई भी आ जाएगा, देखेंगे, वोट डालेंगे, निकल आएगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा। नहीं तो डिक्टेटर ले, मुझे डिक्टेटर में आए, डिक्टेटर से मुझे कोई इतराज नहीं। आप हुकूमत में कैसे आते हैं मुझे उससे कोई इतराज नहीं। आप चाहे, लोग कहते हैं, मैंने आंख से नहीं देखा, गवाही मेरे पास नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने इसको लगाया, ओके लगाया होगा, ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जनरल पाशा, जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ या बाजवा साहब, किसी ने इसके सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि तुम मुल्क का बेड़ा गर्क कर। भाई हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि वो दो बेकार लोग हैं, चलो इसको लगा दो, शरीफ आदमी कुछ कर लेगा, यही वजह होगी ना, और क्या वजह होगी उनकी। अब ये जो कर रहा है उसके खुद जिम्मेदार है। हुकूमत में कैसे आए वो एक अलग चीज है, हुकूमत में आने के बाद आपने क्या, वो अलग चीज है। परवेज मुशर्रफ जबरदस्ती आए थे ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अहम है, कैसे आए थे किसी को याद है? ज़िया-उल हक कैसे आए थे किसी को याद है? कभी कोई बात करता है ज़िया-उल हक ऐसे नहीं, ज़िया-उल हक ने ये किया, ये याद है आपको? बात ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नहीं की, अगर ये बात करनी है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की पैदावार है, प्रॉब्लम क्या है? नवाज शरीफ ज़िया-उल हक की पैदावार है, प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं। कौन, मतलब मैं कोई अनोखी बात थोड़ी कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड की बात है ना भाई, कोई खुफिया बात तो नहीं है ना। तो ये उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई आपको हेल्प करके, सपोर्ट करके कहीं पहुंचाता है, आप पहुंच गए। अब वहां आके आपने क्या धमा चौकड़ी में चाहिए, उसकी बात करें साहब। तो ये सबसे बड़े निखट्टू है। वो जो लफ्ज मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं कहूंगा, क्योंकि उस पर तो फिर जियो पे फिल्म आती है उसकी, मैं वो नहीं कहूंगा।
लेकिन ये सबसे बड़े निकट्टू हैं। आप फैसल आप वोट डालने जाते हैं, मतलब इसके बावजूद जाते हैं कि आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता वोट डालने से, जिसने आना है उसने आना है? इस बार तो मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं लाहौर से कराची लाहौर शिफ्ट हो गया, मेरा वोट कराची में था। और ये कि जी जाके वोट चेंज कराओ, वो ना मेरा काम है ना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड है यहाँ का। तो जब मेरा शनाख्ती कार्ड यहाँ का तो नादरा करना चाहिए था, नहीं किया। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं में जाके चेंज होगा। आइंदा भी मेरे ख्याल से मैं वोट कराची में होगा, कोई ना कोई डाल देता होगा। और मेरे पास वोट नहीं। उससे पहले कभी ऐसा मौका हुआ नहीं कि इलेक्शन के वक्त में, इलेक्शन से पहले हुआ कब, अच्छा ये 2 इलेक्शन हुए थे यहाँ, नहीं कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं, लेकिन आपको लगता है मैं कराची में था, मैंने कराची में वोट डाला था, मैंने कराची में वोट डाला था। आपके वोट की अहमियत है? आपको लगता है कि आपके वोट से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना, या किसी के भी वोट से कोई फर्क पड़ने वाला है? मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस होता है ना, बाकी तो पहले से बात हो रही होती है, ये आ रहा है वो आ रहा है और फिर वही होता है। हाँ ठीक है। वो मुझे सच्ची बात मैं बताऊं आपको, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। मुझे ज़रदारी साहब से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, नवाज शरीफ साहब से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे इमरान खान से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी तरह में जो भी आए। आने के बाद किसी ने, आप ये कह सकते हैं कि सब ने इज्जत लूटी, कुछ ने कम लूटी, कुछ ने ज्यादा लूटी, इज्जत सब ने लूटी भैया। ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तारीख में मरहूम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई भी ऐसा शख्स आया हो जिसने पाकिस्तान से वफा की। कोई भी नहीं है, हर किसी ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। आप उठाएं सन 50 की चिट्ठियां आजकल घूम रही हैं, किस तरह एक हुकूमत को निकाला गया और फौज को लगाया गया, वो पब्लिक में घूम रही हैं वो चिट्ठियां। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से ही हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन तो क्या है जो भी कहें, उन्होंने अपने पंजे यहाँ गाड़ दिए थे, उन्होंने इंजीनियरिंग शुरू कर दी थी फुल। और वो इंजीनियरिंग क्योंकि उनको पता था कि उनको एक स्टेबल पाकिस्तान सूट नहीं करता था। स्टेबल पाकिस्तान, हम लोग बड़े कम अंदेश लोग हैं, वो बड़े दूर हैं, उनके 1,000 साल के प्लान लिखे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकतन मैं आपको कह रहा हूँ। आजकल आप वो अर्तुगरुल गाजी देख रही हैं, उस पर भी 2 मिनट बात कर लेंगे। वो तुर्क सल्तनत को आज आप एक 100 ईयर वो अग्रीमेंट वो निकाल लीजिए, 100 साल पहले आज से अंग्रेज़ ने बैठ के, अमेरिका ने बैठ के तुर्कों के साथ मुआहदे किए, उनको ख़त्म किया। हांगकांग के मुआहदे किए, बर्बादी मचाई दी इन्होंने 1000 साल पहले ये प्लान लिख लिया था इन्होंने दुनिया का क्या करना है, उसको ये एडजस्ट करते हैं। हम कम अंदेश लोग हैं, हम अगले हफ्ता 2 हफ्ते में समझ में नहीं आते, इनकी बड़े बड़े लंबे प्लान हैं। तो पाकिस्तान में अयूब खान साहब की बड़ी तारीफ है, अयूब खान साहब ने जो बर्बादी में चाहिए पाकिस्तान की, अल्लाह रहम करे, आज तक रिकॉर्ड कम रो रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की बेसें लाने वाले अयूब खान, फिर याहिया खान ने क्या किया, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता, वो जो कबाड़ा करके गए भाई वाह वाह वाह। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो तबाही मचाई, उससे तो आज तक हम खड़े ही नहीं हो सके। फर्क सिर्फ इतना है कि उनसे पिछले वाले अमेरिका को बेचते थे, वो रूस को बेच रहे थे। दुश्मन सारे हैं हमारे, क्योंकि किसी को भी स्टेबल पाकिस्तान मंजूर नहीं है अलावा एक मुल्क को, वो है चीन। चीन चाहता है पाकिस्तान स्टेबल रहे क्योंकि उसका रास्ता है, बाकी हर मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे क्योंकि चीन का रास्ता। ये जो ज्योग्राफी का लेसन मैं आपको अभी दे रहा हूं, वही ज्योग्राफी उन्होंने बनाया है, ये लकीरें वही काटते हैं, वो बच्चे नहीं हैं। सन 47 में आखिर वक्त पे ये तय है ना कि कश्मीर हमसे गड़बड़ करके लिया गया, क्योंकि वो गलती थी। उन्होंने बैठ के सोचा कि ये बेवकूफ़ी उनको पता था इसमें ना माउंट बैटन का मामला है, लेडी माउंट बैटन नेहरू के ऊपर जो है वो सब बेकार बात है, नेहरू को इतनी अकल कहाँ थी। इनको पता था कि अगर ये कश्मीर टोटल ये जो अभी जो डायनामिक्स है पाकिस्तान में होता तो चाइना को आज़ादी थी। तो यही वजह है सन 48 में चीन लद्दाख में घुसा उधर से, और हमने भाई चीन को क्या पड़ी थी हिंदुस्तान में घुसने की सन 48 में, आप बता सकती हैं मुझे? चीन बावला है क्या? सन 48 में चीन में कुछ भी नहीं था। ये अपने अफीमची दौर से निकल रहे थे सन 48 में। वो कुछ नहीं, चीन कुछ नहीं था, लेकिन तब भी उन अक़वाम का लंबा एक प्लान था। हम यहां से घुसे, हमने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया, उधर से चीन घुसा लद्दाख। मैं साइड में वो खबर चेक करता, अभी दोबारा चेक करें आप, चाइना एंटर्स लद्दाख, ये गूगल कीजिए, इस शो में लगा दीजिएगा, सिर्फ गूगल कीजिए चाइना एंटर्स, ये फिर चाइना लद्दाख में छेड़छाड़ कर रहा है इस वक्त।
वो टेरिटरी बढ़ा रहा है अपनी। सही। सिर्फ चाइना को बता रहा है कि तू होश में, चाइना और अमेरिका को बता रहा है कि इधर पाकिस्तान को छेड़छाड़ नहीं करो, मैं उधर से घुस जाऊंगा। ठीक। चाइना अपना ट्रेड रूट मर जाएगा, नहीं छोड़ेगा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन फैसल करना चाहूंगी, अगर आप उससे आपको ये ना लगे कि पिटने का खतरा है तो बेशक आप छोड़िएगा वो मैं सवाल। निकल जाऊंगा, मैं पतली गली से भाग जाऊंगा। हाँ, मुझे ये बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है कि बार बार फौजी हुकूमत आती है? और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके इतने ज़्यादा बिजनेसेस क्यों है? जैसे हाँ, पैम्पर भी बना रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, और ये सब चीज़ें क्यों हैं? और क्या ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए? दूसरे सवाल का जवाब, वो फौज के नहीं है, वो रिटायर्ड फौजियों के हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर रिटायर्ड फौजी अपना एक ग्रुप बना के, भाई आप रिटायर्ड जर्नलिस्ट, आप कह लें जी जर्नलिस्ट पैम्पर, प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो ये क्यों कहेंगे भाई ठीक है यार 5 लोग रिटायर हो गए थे, उन्होंने कहा चलो अपना धंधा शुरू करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए इन चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं फर्क पड़ता इमरान खान कैसे आया यार, इसे छोड़ो ना, ये फजूल की बात है। ये तो छोटा सा इवेंट होता है। असल प्रॉब्लम होती है आने के बाद तुमने क्या किया, असल डिस्कशन उस पर फोकस करें। फौज में के पैम्पर बनाते बनाया या बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? फौजी अच्छा, कौन, फौजी सीरियल कब से खा, कॉर्नफ्लेक्स कब से खा रहे हो फौज के तुम? अब क्यों तकलीफ होने लग गई है? हम बच्चे थे तब से फौजी सीरियल खा रहे हैं, खा रहे नहीं खा रहे? सही खा रहे, बिल्कुल खा रहे, अभी तक खा रहे। या रफान की होती थी या फौजी होती थी? फौजी का कॉर्नफ्लेक्स खा के हम सब बल्ले बल्ले, कड़ी आफत आ गई यार, तो क्या हो गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएचए, अबे भाई तो क्या हो गया, हम सब डीएचए में रहते हैं यार, शुक्र करो डीएचए है, वरना तो इस मुल्क में रहने की जगह ना छोड़ते ही। कराची में तो रहने के लायक को जगह नहीं छोड़नी थी अगर डीएचए ना होता। मैं नहीं कह रहा कि बाकी इलाके खतरनाक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आप सब समझते हैं, तो नाराज मत होइएगा, जो बात है उस पर रहिएगा। तो जो ये मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर पहला सवाल आपने कहा था ये बार बार पाकिस्तान में क्यों होता है कि फौज आती है, उसकी सारी कहानी इतनी तो मैंने बताई यार, कि सन 48 से आप पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स देख लीजिए। और चलो इसमें शायद नहीं पिटूंगा, एक और टाइमलाइन बनाया आप। बाएं हाथ पे आप ये लिखिए कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स कब कब थे और रिपब्लिकन्स कब कब थे। ठीक है, ठीक है, ये टाइमलाइन बनाइए। ठीक है। और पाकिस्तान में एक टाइमलाइन बनाइए कि हमारे यहां डेमोक्रेसी कब कब थी और डिक्टेटरशिप कब थी। इससे मैं बस अब जिसको शौक है वो ये कर ले, नहीं शौक तो मैं क्या करूं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फैसल कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आप हमें दोबारा भी ज्वाइन करेंगे। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत आप कुछ जब सीखने तुम को करेंगी मिला। मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहो।